नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। कोरोना का संकट जो है वो अभी भी टला नहीं है। जो भी कोरोना संक्रमित हैं उनके इलाज के लिए पूरी सरकार कोशिश कर रही है। मौतों का आंकड़ा जहां बढ़ा है तो ठीक होने वालों की तादाद भी बढ़ी है। सरकार हर तरह से अपने प्रयास कर रही है। लॉकडाउन का तीसरा चरण भी शुरू हो गया है। इसमें लाजमी है कि ऐसे संकट के समय में लोगों की ज़िंदगी को किस तरह से थोड़ा सा राहत दी जा सके, किस तरह की छूटें दी जा सकें, किस तरह से इन हालातों में भी लोगों का जीवन सामान्य किया जा सके, इसके लिए भी सरकार पूरी तरह से कोशिशें कर रही है। केंद्र सरकार की भी कुछ गाइडलाइंस हैं, तो राज्य सरकार भी अपनी तरफ से जो जितना बेहतर हो सकता है जनता के हित में वो कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के क्या हाल हैं ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब से हम जानेंगे कि क्या हैं उत्तर प्रदेश के हालात और आज की क्या स्थिति है, किस तरह से सरकार ने राहत देने का काम किया है लॉकडाउन के तीसरे चरण में, और क्या कुछ वहाँ पे स्थितियाँ सामान्य हुई हैं या लोगों में किस तरह का जो है सुकून मिला है, उन्हें राहत मिली है या उनकी कुछ अपेक्षाएं सरकार से कुछ ज़्यादा हैं। भट्ट साहब, क्या हैं ताज़ा हालात? अविनाश, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ये समझ गई थी कि लॉकडाउन थर्ड कहीं न कहीं अब जनता के लिए ज्यादा तकलीफ देह होगा। इसीलिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 जोनों का निर्माण किया, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, ये पूरी चीजें एक कवायद वो पहले से की जा रही थी और उनको लगता था कि धीरे धीरे फेज वाइज चीजों को आगे बढ़ाएंगे, उससे जनता को रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले तो सरकार ने अपना रेवेन्यू देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो रेवेन्यू है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। अप्रैल के महीने की अगर हम बात करें तो सरकार के पास कुल 1.5% रेवेन्यू आया। ये सरकार का बहुत बड़ा लॉस है रेवेन्यू, चाहे आबकारी विभाग की बात हो, चाहे स्टाम्प एंड पंजीयन की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, ये पूरी रेवेन्यू कोलैप्स कर गई। और ये तो आप बहुत बेहतर जानते हैं कि अगर बिना रेवेन्यू का कोई भी सरकारें सरवाइव नहीं कर सकती। तो सबसे पहले तो प्रवासी मजदूरों से हम शुरू करें कि उत्तर प्रदेश के जो लोग अन्य राज्यों में फंसे थे उन लोगों को धीरे धीरे फेज वाइज बसों के माध्यम से पहले, फिर उसके बाद ट्रेन के माध्यम से, फिर जैसे कोटा के छात्र हैं या मुंबई या गुजरात या अन्य दिल्ली की बात अगर हम करें, तकरीबन 6.5 लाख लोगों को धीरे धीरे फेज वाइज लाने की शुरुआत की गई। और उसके साथ साथ उनके सामने एक बड़ा सवाल था कि संक्रामक रोग फैले न, इसके लिए उन लोगों को क्रमवार तरीके से क्वारंटीन किया गया और उसके बाद धीरे धीरे उनको आगे फेज वाइज राशन की किट देके उनको छोड़ने का भी काम सरकार अब आगे करेगी। उसके साथ साथ सरकार को ये लगने लगा है कि इतनी सारी तादाद में मुंबई से, अन्य राज्यों से लोग आएंगे तो उनके खासतौर पे रोजगार की क्या व्यवस्था हो। इसलिए तमाम जो उद्योग धंधे हैं उत्तर प्रदेश के, उसको तेजी से चलाने की कवायद शुरू हो गई है। और उसके साथ साथ जो मजदूर बाहर काम करते हैं उनको स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से कि वो कौन सा काम कर सकते हैं, सरकार ने इस तरह का एक ब्लूप्रिंट बनाया है कि उनको रोजगार उस दशा में दे। और उसके साथ साथ सरकार ने अपने रेवेन्यू की तरफ भी ध्यान दिया, यानी कि जो राजस्व है वो पूरी तरह से जो नहीं के बराबर आ रहा था उसको लेकर उनकी बड़ी चिंता थी। सबसे पहले इसी क्रम में शराब की दुकानें खोली गई, क्योंकि 37,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू आता है आबकारी का। तो निश्चित रूप से सरकार को यह लगा कि पहले आबकारी को खोलते हैं, फिर उसके बाद स्टाम्प पंजीयन विभाग जो रजिस्ट्री विभाग है जमीनों का, उसको भी उन्होंने तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया। और उसके साथ उसमें भी मैनुअली स्टाम्प लेने की छूट दी, जो कि पहले बंद था। यानी कि आप ई स्टाम्प से ही स्टाम्प खरीद के रजिस्ट्री करा सकते हैं। लेकिन अब सरकार ने देखा कि रेवेन्यू बहुत नीचे जा रहा है, तो उन्होंने मैनुअली स्टाम्प भी आप खरीद के रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो ये कुछ फैसले उन्होंने लिया। उसके साथ साथ फिर जब उन्होंने अपना खजाना देखा तो कहीं न कहीं कमजोर दिखा। तकरीबन 12,100 करोड़ रुपए की इनको आवश्यकता थी तत्काल
उसको लेकर आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में एक दो बड़े फैसले हुए हैं। सबसे पहले तो सरकार ने अपनी रेवेन्यू देखने के लिए शराब के ऊपर उन्होंने दाम बढ़ा दिए, यानी कि देसी शराब की अगर हम बात करें और उस अंग्रेजी शराब की बात करें तो 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक उन्होंने हर ग्राम पर 5 रुपए, फिर उसके बाद 500 रुपए, फिर 50 रुपए, इस तरह का एक क्राइटेरिया निश्चित किया है। और देसी शराब पीने वालों को ज्यादा कठिनाई ना हो तो सिर्फ उन्होंने 5 रुपए बढ़ाया है, और बाकी जो महंगी शराबें हैं उस पर उन्होंने 50 रुपए से 500 रुपए बढ़ाया है, यानी कि जो विदेशी शराब है उस पर 500 रुपए बढ़ाया है। तो ये एक रेवेन्यू लाने का उन्होंने कैबिनेट से अध्यादेश लाए और उसको उन्होंने लागू किया। उसके बाद उन्होंने वैट को बढ़ा दिया है, यानी कि डीजल पेट्रोल पंप जो पेट्रोल पे जो वैट लगता है उस पर 2 रुपए डीजल में और 2 रुपए पेट्रोल में और 1 रुपए डीजल में उन्होंने ये दाम बढ़ा दिए। इससे कहीं न कहीं सीधे तौर पर सरकार को 12,100 से अधिक रेवेन्यू की आमद होगी, तो ये उनके लिए राहत भरी खबर है। तो इसको लेकर सरकार ने एक ठोस प्लान तैयार किया, ये रेवेन्यू आएगा तो फिर तमाम चीजें को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सरकार का जो खर्चा है, चाहे वो कम्युनिटी किचन के माध्यम से या फ्री राशन की बात हो या फ्री खाना की बात हो या सरकार अन्य जो सुविधाएं दे रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर अब भारी पड़ रहा है। तो उसको लेके सरकार ने ये तमाम फैसले लिए। जी भट्ट साहब, लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल बहुत आता है सामने कि सरकार तो जिस तरह से अब हालात गंभीर होते जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हालात जैसे जैसे ये मियाद बढ़ती जा रही है लॉकडाउन की, तो उस तरह से नई नई समस्याएं भी ईजाद हो रही हैं। लेकिन अब इन्हीं समस्याओं के बीच, इन्हीं हालातों के बीच वैकल्पिक व्यवस्थाएं सरकार को करना ही पड़ेंगी ताकि स्थिति किसी तरह से सामान्य हो, लोगों को भी रोजगार धंधा मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसा एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस लॉकडाउन में जिसके लिए अब रोजी रोटी का संकट बहुत बड़ा संकट हो गया है। दूसरी बात एक ये भी है कि जो मजदूर पलायन करके आ गए हैं तो उन शहरों में यदि गतिविधियां शुरू होती हैं तो मजदूरों की कमी होगी, और यहाँ पे जो लोग आ गए हैं दूसरे शहरों से, उत्तर प्रदेश में जो मजदूर वापस आ गए हैं, तो उन्हें क्या रोजगार दिया जाए, किस तरह की गतिविधियों में उनको जोड़ा जाए ताकि उनका रोजी रोजगार उनको मिला, एक ये बड़ी समस्या। मिडिल क्लास की एक अलग समस्या है। तो समस्याएं बहुत हैं और इन्हीं चुनौतियों के बीच वैकल्पिक इंतजाम सरकार को करना बेहद जरूरी हो गया है, तभी स्थिति सामान्य होगी। और इन हालातों में ही, लॉकडाउन के दौरान ही, जहां जहां जैसे ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन बनाए हैं, कहां कैसे कौन सी गतिविधि शुरू की जाए, कहां किस चीज पर लगाम लगाई जाए, अब इस पर एक व्यापक रणनीति के तहत काम करना बहुत जरूरी हो गया है, केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकारों के लिए भी, क्योंकि बहुत दिनों तक लॉकडाउन की स्थिति में चीजें चलने वाली नहीं है। ना सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो विकास कहां से करेगी, जन कल्याण के काम कैसे करेगी, लोगों को राहत देने के लिए उसका खजाना जो है अब नाकाफी साबित हो रहा है, तो उसे भी जरूरत है पैसों की, आमदनी होगी तभी वो खर्च कर पाएंगे। तो बहुत एक व्यापक रणनीति बना के काम करना होगा। अब इन हालातों को आत्मसात करके काम करना होगा कि अब बहुत महीनों तक यही स्थिति रहने वाली है, सामान्य स्थिति आने में कई महीनों लगने वाले हैं। तो ऐसे में जीवन को किस तरह से पटरी पर लाया जा सके, जिंदगी लोगों की कैसी बेहतर बनाई जा सके और सरकार भी अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके, इसके लिए एक व्यापक रणनीति बनाने की जरूरत है। और उस दिशा में क्या काम सरकार कर रही है हम जानना चाहेंगे भट्ट साहब। अविनाश, ये जो मुद्दे आपने उठाए हैं, निश्चित रूप से यही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की के सामने ये बिल्कुल साफ तौर पर यही मुद्दे दिखाई पड़े और इन्हीं मुद्दों पर लगातार वो अपने टीम वालों के साथ वो बैठक कर, और ये बहुत अहम मुद्दा है। ये जो 2 सवाल हैं ये सरकार के सामने बिल्कुल मुंह बाए खड़े हैं, क्योंकि ये उनके सामने सीधे तौर पर है कि अब करना क्या है। एक तो सबसे पहले जो विस्थापित होकर वहां से यहां आ रहे हैं, यानी कि अभी तक उनको रोजगार मुंबई, गुजरात, कर्नाटक, अहमदाबाद सब जगह मिला हुआ था, अब वो लौटकर यहां आ रहे हैं और ये भी वो कह रहे हैं कि हमें अब वापस नहीं जाना है क्योंकि हमारे पास संसाधन, हम अपने राज्य में ही रहेंगे, क्योंकि इस जो भयानक त्रासदी है कोविड-19 की, उससे वो कम से कम हिल गए।
उनको ये लगता है कि अपना प्रदेश ही ठीक है। जी। अब सरकार के सामने ये बड़ा चैलेंज है कि 15 लाख मजदूर, ये इनको किस तरह से मतलब कहां समायोजित किया जाए। तो सरकार ने इसको लेकर एक बड़ी रणनीति बनाई है। सरकार का ये कहना है कि जो मजदूर जिस दिशा में काम कर रहा था, जैसे काम कर रहा था, उस तरह की योजना बना के उनको यहाँ रोजगार देने की बात, ये बहुत कठिन काम है और ये इतना जल्दी होने वाला नहीं है। सरकार को इसके लिए बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा और सभी लोगों को चिन्हित करके श्रम सेवा योजना विभाग के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके और एक एक मजदूरों को बुला के निकाल के उनके लायक योग्य काम उसमें फिर उनको लगाना पड़ेगा। ये बड़ा कठिन काम है और सरकार ले इसका एक विभाग भी बना हुआ है, उसके मंत्री हैं खासतौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके लिए एक बहुत कठिन चुनौती, एक ये चीज सामने खड़ी है। दूसरा, सरकार के सामने जो एक बड़ा संकट है कि लॉकडाउन में 40 दिन से ऊपर के समय लॉकडाउन के हो गए हैं, अभी भी तमाम चीजें पटरी पर नहीं आई हैं। तो सबसे पहले तो सरकार का खजाना खाली है, उस खजाने को भरने के लिए क्या किया जाए। आज खुद मैं तमाम विभागों में गया था, मैंने वहां तमाम अधिकारियों से बातचीत किया, तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि सरकार तमाम प्रोजेक्टों में, तमाम योजनाओं में कटौती कर रही है, यानी कैंची चला रही है कि ये व्यवस्था आगे निकले ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र में अब इनको ज्यादा खर्च करना है। 52,000 बेड बनाने हैं, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, पाइपलाइन उपकरण, उसके साथ साथ पीपीई किट, टेस्टिंग किट और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब अरबों निकलने वाला है। यानी कि बिना उसके जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा। यानी कि सरकार का पैसा उधर भी जाना है, मजदूरों की तरफ भी जाना है और उसके साथ साथ सरकार के पास रेवेन्यू भी आना है। तो उसके लिए उन्होंने जगह जगह व्यवस्था देखनी शुरू कर दी और उसके शराब के दाम बढ़ाए, उसके साथ साथ पेट्रोल डीजल पर उन्होंने वैट बढ़ाया और इस तरह से जो मिडिल क्लास के लोग हैं, एक सवाल इसी में, वो अपनी नौकरियों पे जा सके, इसी के सरकार ने उसमें भी ढील दे दिया। यानी कि निजी क्षेत्र के जो खासतौर पर ऑफिसेज हैं उसको सरकार ने पूरी तरह से खोल दिया कि सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक वो दफ्तर जा सकते हैं। यानी सरकारी कार्यालय पूरी तरह से खुल गए, निजी कार्यालय खुल गए। तो कहीं न कहीं लॉकडाउन में धीरे धीरे एक बड़ी छूट है। जी, एक बहुत अहम सवाल इसमें आता है कि मजदूरों की बात हो गई है कि वो जो आ रहे हैं उनकी रोजगार की बात हो गई, किसानों की बात भी हो गई कि चलिए उनको समर्थन मूल्य पे उनकी उपज खरीदी जाएगी या जो भी किसानों को लाभ पहुंचाने का काम सरकारें कर रही हैं। किसानों और गरीबों की चिंता हो गई। एक ऐसा मिडिल क्लास है जो दुकानों में काम करता है, जो शॉपिंग मॉल्स में काम करता है, जो लोअर मिडिल क्लास की बात है, जो जिसको तनख्वाह मिलती, तनख्वाह पे जीवन, वेतन भोगी जो लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, जिनकी तनख्वाह 10 से 25,000 रुपए के बीच में जो लोग कमाते हैं और उसी से उनका घर का खर्चा चलता है, किराए के मकानों में वो रहते हैं, वो ना तो निकल के लाइन में खड़े होकर मुफ्त का राशन लेने के लिए खड़े हो सकते हैं, ना ही वो किसी से मांग सकते हैं, ना ही उनके दरवाजे पर कोई जाता है। वो भी अब एक बहुत बड़े अब वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और वो उनकी भी जमा पूंजी अब धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो जहां काम करते हैं वो संस्थान बंद हैं, तो वो भी जो उनको सैलरी उनकी देना है, शायद हो सकता है, कई वाकये तो मेरे सामने भी आए हैं, हमने भी देखा है कि लोग मना कर रहे हैं कि भाई जब काम ही नहीं है तो हम किस बात की सैलरी दें। इस तरह की चीजें भी लोगों के सामने आएंगी। तो बहुत, वो भी एक बहुत बड़ा तबका है, उसके लिए कुछ इंतजाम सरकार ने सोचा है? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है और जो लोग निजी क्षेत्र में काम करते हैं और खासतौर पर जो लोअर मिडिल क्लास है जी, उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी के पास तो चलिए साधन है, सरकार उनको तनख्वाह दे रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अच्छी पहल की है कि अन्य राज्यों की तरह उन्होंने अपने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन में 1 पैसे की कटौती नहीं, यानी कि उनको वेतन मिलेगा। लेकिन जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं वो निश्चित रूप से ये कठिन विषय है और सरकार के सामने यह एक संकट आने वाला है। जो लोग मिडिल क्लास के हैं, जिनकी 10,000 से 30,000 तक तनख्वाह है और वो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और उनके सामने संकट ये है कि कई महीने ये लॉकडाउन चलने वाला है, तो फिर सैलरी अगर वो देने से वो इनकार कर रहे हैं और जो पैसे उनके पास घर में रखे हुए थे उससे धीरे धीरे वो अपना राशन
और अन्य जरूरत की चीजें लाएं। जी। बच्चों की स्कूल खुल गए हैं, उनके फीस जमा हो रहे हैं। मैं आज तमाम किताबों की दुकान पर गया था, वहां लोग अपने बच्चों को लेकर थैलियां लिए किताब खरीद रहे हैं। तो ये एक बड़ा संकट है और सरकार को निश्चित रूप से कोई बेल आउट पैकेज उन लोगों के लिए भी सोचना पड़ेगा जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। सरकार बार बार ये उन प्राइवेट सेक्टर को ये कह रही है कि आप जरूर तनख्वाह दीजिए, उनकी सैलरी मत काटिए, लेकिन जब उस प्राइवेट सेक्टर के ओनर से हम लोगों की बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे को लोन है और हम और कर्जा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सरकार को इस दिशा में कुछ करना पड़ेगा। तो ये बहुत कठिन काम है। मुख्यमंत्री कहीं न कहीं उलझे हैं और सरकार के जो आला अधिकारी हैं वो उनको गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि यह संकट बहुत बड़ा संकट आने वाला है। भट्ट साहब, हमने भी देखा यहाँ पे हमारे कुछ परिचित हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस में प्रोफेसर हैं या लेक्चरर हैं, तो उनको भी छुट्टी दे दी गई है कि आपका वेकेशन शुरू हो गया, लेकिन ये वेकेशन ऐसा वेकेशन है कि जिसकी तनख्वाह उन्हें नहीं मिलेगी। तो ये चीजें हो रही हैं, अब अघोषित रूप से है, इस चीज के लिए कोई गाइडलाइन नहीं, लेकिन लोग तो परेशान हो रहे हैं भट्ट साहब, और ये स्थिति भी जो है गंभीर होने वाली है। क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से भाई, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्रों में काम करते हैं जी, वो व्यक्तियों को जिनको निजी क्षेत्रों से तनख्वाह मिल रही है जी, या इंडस्ट्री में वो काम करते हैं, इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद है, लेबर है नहीं, और जो उसमें काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन हैं, सुपरवाइजर हैं या फिर अन्य जो मॉनिटरिंग करने वाले लोग हैं, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उनको घर बैठा दिया गया। लेकिन जब उन लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए इस समय कोविड-19 का माहौल है, हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई है, हमारे ऊपर सैकड़ों करोड़ का कर्जा है, हम अपने लोगों को तनख्वाह कैसे दें? सरकार इस चीज को फोर्स कर रही है कि उनको तनख्वाह दिया जाए। स्कूलों की बात अगर हम करें तो वहां भी कमोबेश स्थिति यही है। बिल्कुल। तो इन तमाम चीजों को लेके सरकार को कहीं न कहीं ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई व्यक्ति खुश रहे इस लॉकडाउन के बाद और कोई व्यक्ति रोटी के लिए परेशान हो तो निश्चित रूप से ये जो बड़ी विसंगति आने वाली है जी, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हर सेक्टर में हर वर्ग प्रभावित हो रहा है भट्ट साहब, कुल मिला के देखा जाए तो। और आने वाले समय में धीरे धीरे इसके परिणाम सामने भी आने लगे। लोगों का जो है अंदर तनाव भी बढ़ता जा रहा है, भविष्य को लेकर आशंकित हैं लोग कि किस तरह से उनका आने वाला जीवन होगा, क्योंकि कोविड-19 अभी तो फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं है कि कहीं जादू की छड़ी घुमाई और गायब हो गया, ऐसा होने वाला है नहीं। इसको जाने में समय लगेगा। सरकार की भी कोशिश यही है कि किसी भी तरह से संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, संक्रमण बढ़े नहीं और धीरे धीरे सब कुछ हालात सामान्य हो जाए। लेकिन हालात सामान्य होने में निश्चित तौर पर वक्त तो लगेगा और इस कठिन समय में क्या कुछ बेहतर हो सकता है हर वर्ग के लिए, ये सरकार को सोचना पड़ेगा और एक व्यापक रणनीति, एक ठोस रणनीति बना के काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में मौजूदा हालात बता रहे थे हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब, और उनका कहना था कि हर मोर्चे पर सरकार काम कर रही है और उसकी कोशिश ये है कि हर वर्ग तक सहूलियतें पहुंचाई जाएं और बेहतर ज़िंदगी वापस लौटे लोगों की, ये सरकार की कोशिश है। लेकिन कब तक लौटेगी ये कहना फिलहाल बड़ा मुश्किल है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।